नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के आपके अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम अभी कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 की तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी हम हिंदी विषय के ऊपर लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इसके पहले आपने 3 पार्ट जो कि हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरीय प्रश्न पर अपलोड किए हैं, आपने देख लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके उनको अवश्य देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न के ऊपर। ये जो हमारी श्रृंखला है, इसके यदि आप सभी पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि 80 से 90% तो आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, कवि भारत में स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। ठीक। दूसरा प्रश्न है हमारा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो इसका उत्तर होगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण जरूरी है। आपको परीक्षा में सफल होने के लिए उसके प्रति समर्पित होना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी काम में हमें सफल होने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास रखना जरूरी है। अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है, लता मंगेशकर जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। लता मंगेशकर जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है। इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, लता मंगेशकर जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ऐसा माना जाता था कि उनके गले में सदैव माँ सरस्वती विराजमान हैं, इसलिए उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता था। ठीक है, तो आपने सभी ने सुना ही होगा लता मंगेशकर जी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने भारत की लगभग सभी भाषाओं में गीतों को गाया और ये पूरे भारत में इनका बड़ा नाम हुआ संगीत के क्षेत्र में। ठीक। अगला प्रश्न 5 है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे उनका गर्दन के नीचे का पूरा शरीर अचल हो गया था। अचल मतलब कि शून्य हो गया था, शिथिल पड़ गया था, काम नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? तो आपने सभी ने पढ़ा होगा अध्याय मुक्तानंद जी वाला, कि मुक्तानंद जी जो है मुफ्त की चीज़ों में अपना बहुत सारा नुकसान करा के आ जाते थे, वो फिर भी मुफ्त की चीज़ पाके खुश रहते थे, क्योंकि वो उनको मुफ्त में मिली हुई रहती थी, भले उसकी कीमत से कई ज़्यादा की चीज़ों का वो अपना नुकसान करा लेते थे। तो इसका उत्तर होगा, मुक्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए लगी हुई कतार में लगने पर फट गई। मुफ्तखोरों द्वारा की गई खींचतान के दौरान महोदय जी की कमीज फट गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि बर्फ, मुफ्त में बर्फ मिल रहा था, नई नई कंपनी खुली हुई थी, तो ये उसके लिए कतार में लग गए और उसी दौरान इनकी कमीज फट गई। प्रश्न क्रमांक 7 है, भक्ति के पद में सूरदास की 2 पंक्तियाँ लिखो।
तो आप कोई सी भी दो पंक्तियां यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शुरुआत से ही, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। आप इसमें से सूरदास जी के जो पद है उसमें से कोई भी दो पंक्तियां लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, दोहा छंद में कितनी मात्राएं एवं चरण होते हैं? तो हमने रिक्त स्थान में भी पढ़ा है कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा? अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक, क्योंकि इसमें आधे आधे चरणों में एक जैसी मात्राएं होती हैं, समान समान मात्राएं होती हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो याद रखिए कि जो दोहा होता है उसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये तो आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। वहाँ के सौंदर्य को समझ पाना थोड़ा कठिन है। यहाँ की सुंदर प्रकृति के जितने भी रूप हैं वे आपस में इस तरह उलझे से हैं जैसे कि किसी वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे। इस तरह भेड़ाघाट की सुंदरता भी उलझकर हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग यहाँ स्नान करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में आते हैं। नर्मदा के किनारे की चट्टानें अपने ऊपर कोमल घास के तिन या तृण भी लिख दो यहाँ पे, तिन को धारण किए हुए हैं। उसमें मछलियाँ और मगरमच्छ बड़ी संख्या में मिलते हैं। नर्मदा के पवित्र भेड़ाघाट के पास ही प्राकृतिक झरना है जिसे दूध धारा कहते हैं। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर गौरी शंकर मंदिर है। रात्रि के सन्नाटे में दूध धारा का घर घर शब्द गौरी शंकर मंदिर में सुनाई पड़ता है। यहाँ सर्वत्र ही प्रकृति की सुंदरता का साम्राज्य है। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आपने जब भेड़ाघाट पाठ को पढ़ा होगा तो नर्मदा के बारे में जो जो भी सौंदर्य को बखान करती हुई बातें हैं वो सब लिख दीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 आता है हमारा, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ है, ठीक। यहीं पे प्रश्न क्रमांक 11 है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखो। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है देख लीजिए। सबसे पहले आता है उपसर्ग। तो हम पहले इसकी परिभाषा देंगे। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर इसके अर्थ में बदलाव करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, वी प्लस शेष विशेष। तो यहाँ पे वी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार वी प्लस जय विजय। तो यहाँ पे वी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब हम प्रत्यय की बात करते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण, वीर प्लस ता, दूध प्लस वाला। तो यहाँ पे जो पीछे
शब्दांश जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं और जो आगे जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, एक एक दो दो उदाहरण कोई से भी आप लिख दीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 आता है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 आता है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है, बिरसा मुंडा ने मानवता की रक्षा के लिए मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से, शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद करने के उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। प्रश्न क्रमांक 14 आता है, रास्ता, बच्चा, पिता, फूल के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको जो पर्यायवाची याद हो वही लिखिए, जरूरी नहीं है कि मैंने जो बताया है आप वही लिखेंगे। ठीक है, तो रास्ता के क्या हो जाएंगे? पथ, राह। बच्चा के बालक, शिशु। पिता के जनक, बाप। और भी इसके अलावा आपको आते हैं तो वो लिख सकते हैं। फूल का हो जाएगा पुष्प, सुमन, कुसुम। ठीक। प्रश्न क्रमांक 15 है, अमृता देवी के कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो आपको मालूम होगा कि अमृता देवी बिश्नोई जो है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी वृक्षों को बचाने के लिए, तो आप उनके कार्यों पर थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पे। अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। उनका कहना था कि सिर साटे पर रूख रहे तो भी सस्तो जान। इसको आपको शब्द सह याद करना है ना। सिर साटे पर रूख रहे तो भी सस्तो जान। कभी आपसे पूछता है कि अमृता देवी का क्या नारा था, तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, अर्थात सिर कट जाए पर पेड़ बचा रहे तो भी यह सस्ता सौदा है। जब राजा अभय सिंह ने के सैनिक खेजड़ली गांव में पेड़ काटने आए तो अमृता देवी ने उन्हें पेड़ काटने से मना किया, परंतु जब वह नहीं माने तो अमृता देवी बिश्नोई पेड़ से लिपट गई और उनके सैनिकों ने अमृता देवी को ही काट डाला। इस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दे दिया पेड़ों की रक्षा के लिए। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, फल, फूल, बीज, औषधियाँ, बैठने के लिए छाया और अन्य तरीके के मसाले आदि प्राप्त होते हैं वृक्षों से। इसके साथ साथ वृक्ष मिट्टी के लिए पोषक और वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 है, कौवा और कोयल की वाणी में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, कोयल मीठी वाणी बोलती है जो सबको प्रिय लगती है और कौवा कर्कश वाणी बोलता है इसलिए सबको अप्रिय लगता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, बीती बातों को भूलने से क्या लाभ तथा क्या हानि होती है? तो इसका उत्तर है, बीती बात को भुलाने से ही लाभ है, क्योंकि इसको याद करके हम निराश और हतोत्साहित होते हैं। आगे के कार्य को सोच समझकर मन लगाकर करना चाहिए, फिर जो आसानी से हो सके उसे करना चाहिए। मन लगाकर काम करने से सफलता मिलती है, भविष्य में सुख प्राप्ति की आशा होती है, अतः जो घटना बीत गई उसे भुला देने में ही लाभ है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 19, चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है, एक चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको हम सममात्रिक छंद भी बोलेंगे। इसका एक उदाहरण आप कोई सा भी लिख दीजिए, जो भी चौपाई आपको आती हो। यहाँ पे लिखा है, मंजू विलोचन मूचन वारी, बोली देख राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी,
सास ससुर परिजन ही प्यारी। आप इस तरीके की कोई भी एक चौपाई लिख सकते हैं। रामायण से आपने सुनी हो या फिर किसी भी सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में, आपने जहाँ से भी चौपाई याद हो वहाँ पे उठा के इसको लिख दीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, मोहन कौन था, वह वृद्धा के पास कैसे आया था? तो इसका उत्तर है, मोहन सेठ बनारसी दास का बेटा था। वह मेले में खो जाने के बाद असहाय होकर वृद्धा के पास पहुंच गया था। प्रश्न क्रमांक 21, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी और क्यों? तो इसका उत्तर है, शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी। उन्होंने अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध तलवार उठाई थी। उनका सब कुछ राष्ट्रीय एवं संस्कृति की सुरक्षा के लिए था। प्रश्न क्रमांक 22 आता है, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है, चित्तौड़ का जौहर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह वीरता और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़ पर आक्रमण के समय रानियों और महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर या आत्मदाह किया था। इसके बाद प्रश्न 23 है, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, सौर वर्ष में लगभग 365 सही 1/2 दिन होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष में करीब 354 दिन होते हैं। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच 11 दिनों का अंतर है। 11 दिनों का अंतर है। प्रश्न क्रमांक 24 है, विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे नीचे दिया गया है। विक्रम संवत या भारतीय महीनों के नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं वही विक्रम संवत या भारतीय महीनों के नाम भी कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है, श्री राम ने अपने वनवास का समय मध्य प्रदेश में कहाँ बिताया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि चित्रकूट में भगवान राम ने बहुत सारा समय बिताया था वनवास के दौरान। तो इसका उत्तर है, भगवान श्री राम ने अपने वनवास का लंबा समय मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बिताया था। प्रश्न 26 है, मध्य प्रदेश में नाग शासकों या नाग वंश भी यहाँ पे लिख सकते हैं, नाग वंश के शासकों का राज्य कहाँ रहा? तो इसका उत्तर होगा आपका, मध्य प्रदेश के रायसेन, विदिशा जिले में नागवंश का शासन रहा। इसके अलावा पद्मावती में भी नागवंश के राजाओं ने शासन किया था। प्रश्न क्रमांक 27 आता है, गुप्त वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में शासन किया? तो इसका उत्तर है, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये सहायक वाचन से लिए गए हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये तो पाठ्य पुस्तक के बाहर के हैं। जो हिंदी की सहायक वाचन की पुस्तक होती है ना, तो ये सारे जो कि इतिहास या पाषाण काल या नागवंश के समय के जो भी क्वेश्चन हैं, ये सहायक वाचन से लिए गए हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 27वें प्रश्न की हम चर्चा कर रहे थे, गुप्त वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश के मालवा और जबलपुर के आसपास के क्षेत्र में शासन किया। प्रश्न 28 है, राजा भोज किस वंश के शासक थे? वह उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा भोज परमार वंश के शासक थे। उन्होंने मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में शासन किया था। उनकी राजधानी धार नगर थी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का धार जिला है। राजा भोज ने मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे
भोजपाल नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में भोपाल के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। दूसरा, इन्होंने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। तीसरा, इन्होंने संस्कृत की पाठशालाएं निर्मित कराईं। प्रश्न 29 है, ग्वालियर क्षेत्र के प्रमुख राजवंश कौन कौन से रहे? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। ग्वालियर पर गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, कछवाहा और सिंधिया राजवंशों का शासन रहा है। और आज का हमारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिवीर का उल्लेख कीजिए। क्रांतिवीरों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं में मंडला डिंडोरी में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, विजय राघवगढ़ के ठाकुर सरजू प्रसाद, जबलपुर में रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और रघुनाथ शाह, हिंडोरिया दमोह के ठाकुर किशोर सिंह, चंदेरी बानपुर के राजा मर्दन सिंह, नरसिंहपुर के ढेलन शाह और मेहरबान सिंह और सागर के सूबेदार शेख रमजान शामिल थे। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, इनको अच्छे से तैयार कीजिए, बार बार इनका लिख करके अभ्यास कीजिए। ये आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न आपको लगेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। यदि आपने सिर्फ मुख्य भाषा भारती की पुस्तक पढ़ी है तो ही आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में सहायक वाचन से पूछे जाते हैं। तो आप इनको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इसको अवश्य शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।